हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। मैं सविता आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री से टॉपिक लेकर मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के इतिहास का वह समय जब एक छोटे से राज्य का युवा अपने गुरु की मदद से पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लेकर आता है। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य की। कहानी शुरू होती है मगध से। यहाँ जन्म हुआ एक नए युग का, जब चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य को खड़ा किया जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की रूह तक कांप जाती थी। उस समय सिकंदर की सेनाएं तो भारत से जा चुकी थी, परंतु कुछ यूनानी शासक जो थे अभी भारत में थे और उस समय उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराया और संधि के तहत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस संधि में लगभग 500 युद्ध हाथियां और सेल्यूलस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह संबंध संधि शामिल था। अब मौर्य साम्राज्य बंगाल से अफगानिस्तान और कश्मीर से दक्कन तक फैल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। यहाँ से प्रशासन इतना सुदृढ़ था कि सैकड़ों मील दूर तक कानून और व्यवस्था अच्छे से संचालित हो रही थी। कई वर्षों शासन करने के बाद 297 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाकर राजपाट त्याग दिया। इसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को कश्मीर से मैसूर तक एकजुट कर दिया और इनके शासन में कृषि, व्यापार और सड़क निर्माण में वृद्धि हुई। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य था दुश्मनों का संहारक। मौर्य साम्राज्य का असली स्वर्णिम काल आता है महान सम्राट अशोक के समय में। लगभग 273 ईस्वी पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार के कई पुत्र थे, इसलिए अशोक को उत्तराधिकार के लिए अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा और 273 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक साम्राज्य विस्तार किया। इसने कलिंग पर भी आक्रमण किया। इतिहासकारों का कहना है कि कलिंग पर प्रतापी सम्राट अनंत पद्मनाभ का शासन हुआ करता था। यह बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। इसकी सेना काफी मजबूत थी। यही कारण था कि आज तक इस राज्य पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं करी। अशोक को इस युद्ध को जीतने के लिए भारी युद्ध और रक्तपात करना पड़ा और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध विभीषिका को देखकर अशोक के मन में भारी ग्लानि पैदा हुई और उसके बाद इसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब इसने धर्म, करुणा, अहिंसा के सिद्धांतों को अपने राज्य का आधार बनाया और बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार शुरू कर दिया। इसने अनेक संदेश स्तंभों, शिलालेखों और पत्थरों पर दिए। सारनाथ स्तंभ जो है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक आज भी बना हुआ है। उसके बाद 232 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। मौर्य साम्राज्य पर लगभग 9 शासकों ने शासन किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधमन और बृहदत्त मौर्य है। बृहदत्त मौर्य जो है इस मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बनता है। इस समय तक मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्ण महिमा को खो चुका होता है, केवल मगध क्षेत्र तक ही सीमित था। इसलिए उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा सैन्य परेड में इसकी हत्या कर दी जाती है और अब मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और अब पुष्यमित्र शुंग का मगध पर शासन आ जाता है। इस प्रकार एक ऐसे शक्तिशाली महान साम्राज्य का अंत हो जाता है। ऐसे ही और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।